be the spokesperson for India, that is Bharat. अभी डोनाल्ड ट्रंप के है ना एस्ट्रोलॉजी में जो उनके प्लैनेट्स और स्टार्स हैं ना वो शायद सही नहीं चल रहे हैं। अब जैसे मैंने दिन में वीडियो बनाया था कि कैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको ह्यूमिलिएट और मॉक किया है, जहां पे कहा कि अब तो यूएस बैक कर रहा है पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग इंडिया कि आप रशियन ऑयल परचेज कर लीजिए, क्योंकि पहले आपने देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुली कर रहे थे इंडिया को कि आप रशियन ऑयल मत परचेज कीजिए, इसकी वजह से आप यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन ईरान वॉर के अंदर क्रिएट हो रही है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस को लेके, तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी, हालांकि अलग तरीके से, अलग भाषा में, क्योंकि वो इस तरीके से तो नहीं बात करेंगे इंडिया से कि प्लीज आप रशियन ऑयल ले लीजिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है, क्राइसिस बढ़ता हुआ चले जा रहा है, मेरे पे बहुत प्रेशर आएगा, लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मीडिया मुझसे सवाल पूछेगी। तो ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो उसी ईगो में रह के ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि हमने अलाउ कर दिया है इंडिया को कि वो खरीद ले। चलिए, व्हाट नॉट। और चाइना भी कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको भी पता है कि यूएस को अगर लगता है कि उनका सबसे बड़ा थ्रेट कोई है, तो वो चाइना है। और चाइना भी अगर किसी की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, तो वो यूएस है। और ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, और आजकल तो हर एक व्यूअर जो है, अगर वो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, तो एटलीस्ट उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी है। अब हुआ ये कि जो चाइनीज स्टेट मीडिया है जिन्हुआ, उन्होंने एक एआई वीडियो पोस्ट किया, और शायद वो एआई वीडियो चाइनीज गवर्नमेंट को इतना पसंद आया कि जो चाइनीज एम्बेसी है ना इन यूएस, उन्होंने अपने एक्स के हैंडल पे भी वो वीडियो पोस्ट कर दिया। और उसमें वो साफ-साफ मॉक कर रहे थे, जो अभी 7 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट ऑर्गेनाइज कराई थी फ्लोरिडा के अंदर, जिसका नाम था शील्ड ऑफ द अमेरिकास। अब एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा कि इस शील्ड ऑफ द अमेरिकास को कैसे मॉक किया गया है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक मेरे यूजर हैं रियल फैक्ट करके, उन्होंने इसके बारे में मेंशन भी किया था कि सर, आप शील्ड ऑफ द अमेरिकास को कवर करना क्या इंटेंशन है, आपका क्या मानना है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहोगे। इसलिए मैं कवर कर भी रहा हूं, और दूसरा रीजन ये भी है कि मैं वेट करता हूं, फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा, करंट अफेयर में कोई न्यूज तो नहीं है। तो अब चाइनीज एम्बेसी ने ही मॉक कर दिया है, तो फिर मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो रियल फैक्ट का भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। एंड सबसे खास बात यह है कि उसके बाद में जब थोड़ा सा बैकलैश बढ़ता है, ट्रोलिंग होती है, जवाब पूछे जाते हैं, तो चाइनीज एम्बेसी जो है इस एआई वीडियो को हटा भी लेती है। अब एक बार के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, एंड देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि है क्या ये शील्ड ऑफ द अमेरिकास, और क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप प्लान बना रहे हैं इस समिट को लेके, इस संगठन को लेके, क्या वो कामयाब होगा, क्या पास्ट में ऐसा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप एक बार के लिए वीडियो देखिए, जहां पे चाइनीज एम्बेसीज ने लिखा, क्या ये शील्ड है अमेरिकास के लिए या शैकल्स हैं? मतलब क्या ये अमेरिकास को प्रोटेक्ट करेगी या फिर उनके लिए बेड़िया बनेगी? अगर आपको अमेरिकास नहीं समझ में आ रहा, तो ये जो टर्म है वो साफ-साफ ये दर्शाती है, जहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस पूरे रीजन को आप अमेरिकास कहते हो। तो इस सेंस में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन-सी शील्ड की बात हो रही है और कौन-सी शैकल की बात हो रही है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Oh no! Let me keep everyone safe. Sounds great. Maybe not. Now, there we go. Relax. Sometimes security comes with a little control. अब इसमें हुआ क्या कि जो ईगल है, क्योंकि आपको पता है जब आप यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दर्शा रहे होते हो, तो सिंबल के तौर पे आप ईगल का इस्तेमाल करते हो। वैसे ही रशिया जो है बियर का इस्तेमाल करता है। और आपको मेरे को बताना है इंडिया का क्या सिंबल है। आप जरूर बताइएगा कि इंडिया किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जब मैं एनिमल क्रिएचर्स की बात कर रहा होता हूं। तो अब यहाँ पे जो ईगल है वो दर्शा रहा है यूएस को। अब इसमें आपने देखा होगा कि यूएस ही, क्योंकि मॉक किया जा रहा है चाइनीज एम्बेसी के द्वारा, तो यूएस क्या करता है, एक बटन दबाता है, दैट इज न्यूक्लियर बटन, जो उससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। या फिर आप मान लीजिए कि एक डेंजर का सिग्नल है, मोटा मोटा तौर पे अगर बात करें, तो फिर ये कहता है कि अपनी शील्ड निकालता है अमेरिका कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। जो आप डव देख रहे थे वो सारी लेटिन अमेरिकन और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो इसमें दावा ये किया जा रहा है कि यूएस उनको प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई भी डेंजर हो जाता है तो। लेकिन एट द एंड वो उन्हीं को पिंजरे में बंद कर लेता। तो ये तो वही बाहुबली वाली बात हो गई, जिसके अंदर भल्लाल देव ये कहता है कि मैं माहिष्मती पर रूल करूंगा और मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा, और एट द एंड उन्हीं लोगों के साथ में सफरिंग कर रहा होता है, उन्हें ही प्रताड़ित कर रहा होता है और उन्हें ही कैदी कर लेता है। एंड इसीलिए आपको फिर बाहुबली चाहिए होते हैं बाहुबली के अंदर। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा। तो अगेन दैट इज अ रेफरेंस। बट बात ये है कि रियल प्लान क्या है, मतलब शील्ड ऑफ द अमेरिका से आप क्या समझ रहे हैं। और चलिए ठीक है, चाइना मॉक कर रहा है, लेकिन ट्रंप की क्या स्ट्रेटेजी है इस पूरे के पूरे शील्ड ऑफ द अमेरिकास को लेके। अब होता यह है कि 6 मार्च को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट कर रहा है शील्ड ऑफ द अमेरिका समिट, जो कि फ्लोरिडा में होने वाली है। और यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम करता है
उन सारी कंट्रीज को जो कि ताकतवर हैं और जिस तरीके से अमेरिका सोचता है उसी तरीके से सोचते हैं, जिससे हम इस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर रीजन को प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी और आगे बढ़ा सके। और यही यूनाइटेड स्टेट्स का गोल है और यही हमारा एम है। और इसमें हुआ ये कि इन्होंने 12 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं ट्रम्प से मिलती हैं उस टाइम पे, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया, चिलिया, कोस्टा रिका, गुयाना एंड व्हाट नॉट। और आपको एक खास बात बताऊं, मोस्टली जो ये कंट्रीज है ना, इधर यहाँ पे राइट विंग गवर्नमेंट है या फिर सेंटर राइट पॉलिटिशियन है जो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रभावित है या फिर जो ट्रम्प की आइडियोलॉजी है उससे वो अलाइन करते हैं। और जब बात की जाती है ना ट्रम्प के रोले की, मतलब आजकल एक टर्म चल रहा है ऑरा फार्मिंग, तो आप देखिए कि जब ये समिट होने वाली थी तो उससे पहले किस तरीके से ऑरा फार्मिंग की गई है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक्स के ऊपर। हैव अ लुक एट दिस। Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He effed around and he found out. The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. They now call it the Donroe Doctrine. अब जहां पे ये बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, हम इस रीजन को सिक्योर करेंगे, तो बात यहां से नहीं है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स आज से इसके बारे में नहीं सोचता है। हाँ, हालांकि इसके बारे में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और जो अमेरिका का डिफेंस प्लान था उसमें मेंशन किया गया था कि हम पहले धीरे धीरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन उनका मोटा मोटा जो पूरी तरीके से ध्यान है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। अब ये आज से शुरू नहीं हुआ है, आप सभी को याद है, मैं पहले भी बताता हुआ आया हूं। ये शुरू होता है मॉनरे डॉक्ट्रिन से। अब उससे पहले अन अकेडमी जो है वो अपना लोएस्ट प्राइस ऑफर लेके आया है इन द हिस्ट्री ऑफ अन अकेडमी, जहां पे 16,999 में आप हमारा सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ऑफर एंड हो जाएगा 17 मार्च को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप अन अकेडमी की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स परचेज कर सकते हैं और मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50। अब आते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। देखिए, जब 1823 के आसपास यूएस के प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो थे तो उनकी एक यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर डॉक्ट्रिन थी। उनका यह कहना था कि इस हेमिस्फीयर के अंदर जो यूरोपियन पावर्स है वो इंटरफेयर नहीं करेंगी और यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज थी वो आजाद हो रही थी, क्योंकि पहले यूरोपियन अंपायर्स के अंडर वो कंट्रीज आती थी। फॉर एग्जांपल स्पेन और पुर्तगाल के अंडर ये कंट्रीज आती थी एंड देन उसके बाद में उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है। और फिर यूएस ये कहता है कि अब आप दोबारा से ना तो इनको कॉलोनाइज करने की कोशिश करोगे, ना इनके टेरिटरीज की कंट्रोल करोगे, तो आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बाहर रहिए, हम आपके यूरोपियन रीजन से बाहर रहते हैं। देन 1904 में आते हैं थियोडर रूजवेल्ट। अब जब थियोडर रूजवेल्ट आते हैं वो इस चीज को एक्सपैंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और अगर इस रीजन के अंदर स्पेशली लैटिन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो रही है या फिर मान लीजिए डेट बहुत बढ़ता जा रहा है या हमें लगता है कि इन कंट्रीज से हमें थ्रेट हो सकता है, तो भी हम इंटरवीन करेंगे। एंड देन आज के टाइम पे है डोनाल्ड ट्रंप, जिसे हम डॉनरे डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं इस डॉक्ट्रिन को। उसमें यह कहा जाता है कि जो भी फॉरेन पावर्स हैं या जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, ईरान, इनका यहां पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। कोई भी एक ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए जिससे ये जो कंट्रीज हैं वो इस रीजन में आके अपने इन्फ्लुएंस को दर्शा सके, क्योंकि वो डायरेक्टली चैलेंज होगा डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिका को, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है और यही है शील्ड ऑफ अमेरिका का कंसेप्ट। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में मिलकर ये जो अमेरिकाज है उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर करूं। अब एक ऐसी कोएलिशन बनाऊं और ऐसा संगठन बनाऊं जिसमें कि हम जो बॉर्डर पर सुरक्षा है उसको मजबूत बना सकें, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो ड्रग कार्टल्स हैं या जो नार्को टेरर नेटवर्क्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन एट द एंड मकसद सिर्फ एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस होना चाहिए इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर। और जिस तरीके से अभी 1-2 महीने आप देखेंगे ना कि वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट मदुरो, उनकी वाइफ को उन्होंने कैप्चर कर लिया। देन जो मैक्सिको के अंदर जो सबसे बड़े ड्रग कार्टल के लीडर थे एल मेंचो, उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको किलिंग कर दी, क्योंकि मैक्सिकन पुलिस फोर्सेस ने किया था ये, अलॉन्ग विद यूएस की जो इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड की गई। तो यहां पे इस तरीके से ये इंटेंशन दिखा भी रहे हैं और जो आपने पास में देखा भी है।
तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी मिलिट्री और सिक्योरिटी अलायंस चाहते हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को लेके इनकी सोच है कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो इंटरफेयर ना करें, हमारा मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करें, लेकिन एट द एंड एम यही है कि यूएस की डोमिनेंस होनी चाहिए इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। फिर धीरे धीरे ये अफ्रीकन रीजन, मिडल ईस्टर्न रीजन उधर जाएंगे, अपने अपने पपट्स बैठाएंगे, अपने अपने अलाइज बैठाएंगे, जिससे कि एट द एंड जब हर एक थिएटर सिक्योर होगा, तो अगर मान लीजिए चाइना हमारे लिए आने वाले टाइम पे थ्रेट भी बनेगा, तो मे बी वी विल सी कैसे इंडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अगेन उस टाइम पे भी इंडिया को ध्यान रखना है, वी नीड टू प्रॉपरली फॉलो, एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस होनी चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं भूलना है, हमारे इंटरेस्ट में जो चीज होगी हम वही करेंगे, और यही चीज मेंशन है। और जब इंडिया का राइज होगा तो पाकिस्तान को पपेट बना लिया जाएगा। और इसी चीज के बारे में इन्होंने मेंशन किया कि हम आज एक साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि एक ब्रांड न्यू मिलिट्री कोलिशन है, जिससे हम क्रिमिनल कार्टल्स को, ड्रग नेटवर्क्स को, ड्रग ट्रैफिकिंग को, इन सबको खत्म कर सके। लेकिन चाइना से इतना डर क्यों है? बात यह है ना कि ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, अगर आप पास्ट 20 ईयर्स या 2 दशक देखेंगे, तो चाइना बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में पार्टनरशिप बढ़ाता है, स्पेशली इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेड हो, पोर्ट्स हो, एनर्जी प्रोजेक्ट हो, हर जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और ट्रम्प ने बार बार इसके बारे में बात की है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिल रहा है, और स्पेशली पनामा कैनल का केस तो आप देख लीजिएगा, जहां पे वो ये क्लेम कर देते हैं कि चाइना कंट्रोल कर रहा है इस पनामा कैनल को। अब हुआ क्या था कि एक हांगकांग की कंपनी थी, वो 2 जो पोर्ट्स हैं उनको ओन करती थी, और वो आप पनामा कैनल देखेंगे तो उसके एक्सट्रीम एंड पे थे, लेफ्ट और राइट। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे कि देखो इन्होंने तो ओन कर रखा है पनामा कैनल को, पनामा कैनल इनका है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। हालांकि वो हांगकांग की कंपनी थी जिनके 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। और इवन पनामा कोर्ट ने साफ साफ इस अरेंजमेंट को, जो कोई भी बातचीत हुई होगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इन हांगकांग कंपनीज का पनामा के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, उसको पनामा कोर्ट ने इलीगल कह दिया था कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लीगली फ्लॉड है, मतलब हमें बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। तो बात यह है कि इवन रूलिंग हो चुकी है, पनामा खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अप्लाई कर रहा है, बट फिर भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि चाइना का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी हो। और सिर्फ यहां तक ही नहीं, इवन वो कंट्रीज जो यूएस के साथ में उनके फ्रेंडली रिलेशन है, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, तो आप देखेंगे अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली, वो ज्यादा क्लोज हैं ट्रंप के, बट फिर भी अर्जेंटीना जो है चाइना से जितना भी इंपोर्ट करता है माल, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 2025 में तो इट वाज मोर देन 57%। तो ये कहा जाता है कि चाइना किस तरीके से इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यहां दर्शा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा नाम लिया जा रहा हो, हमारे नाम पे बिल फाड़ा जा रहा हो कि हाँ चाइना का डेंजर है, चाइना यहाँ पे आगे, चाइना आ गया तो रशिया आ जाएगा, रशिया आ गया तो ईरान आ जाएगा। तो चाइनीज एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि एट द एंड यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें, उसको मजबूत कर सकें और अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकें। दैट्स इट। और यहाँ पे भी वो रेफर करते हैं मॉनरे डॉक्ट्रिन को, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। लेकिन काफी सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं, उनमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट मुख्य थिंक टैंक है चैथम हाउस। वो ये कहता है कि इट इज डेस्टाइन्ड टू फेल, इसका फेल होना लिखा हुआ है। क्यों? अगर आप लैटिन अमेरिका का इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो जितनी भी उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, या तो वो इनएक्टिव हो चुकी हैं, या वो कमजोर हो चुकी हैं, या वो खत्म हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स नाउ मोस्टली इनएक्टिव है। बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, वो कमजोर हो चुकी हैं। कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टिल एग्जिस्ट बट लिमिटेड इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू तो करती है कि इनके बड़े बड़े गोल हैं, बट एट द एंड आते आते ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती हैं या फिर अपना रेलेवेंस खो देती हैं। और सेम केस इस शील्ड ऑफ द अमेरिका समिट के साथ में भी हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, ना तो इन्होंने ब्राजील को बुलाया, मैक्सिको को बुलाया, कोलंबिया को बुलाया। और आपको बता दूं, लैटिन अमेरिका की जितनी जीडीपी है ना, ये तीनों कंट्रीज 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं लैटिन अमेरिका की जीडीपी में। और दूसरा, यही वो कंट्रीज हैं जहां पे ड्रग प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और यही तीनों कंट्रीज आई नहीं। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे बात करी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि नहीं, हमने इन्विटेशन भेजा था, मेरी इन सबके साथ में बहुत अच्छी बनती है, किसी कारणवश ये मतलब अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो पहला कारण तो यह है कि पहले भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई है। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी उन्होंने सबमिट नहीं दिया। और तीसरी बात यह है कि ड्रग ट्रैफिकिंग अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी एक ड्रग क्राइसिस है, बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आप लीडर को एलिमिनेट कर दो, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना भी शुरू करो, आप स्टेट के साथ में इनिशिएटिव भी लो, तब भी इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इन्होंने प्लान बताया ना कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेरर एंड व्हाट नॉट, किस किस को टारगेट करेंगे, कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, कोई डिटेल स्ट्रैटेजी बताई नहीं गई। कैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, कैसे फंड्स आएंगे, क्या हम और मीटिंग करेंगे, कैसे हम ग्राउंड पर रियलिटी लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइम का रूट कॉज है, जो जड़ है, जैसे पोवर्टी या फिर वहां पे जो वीक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लेते नहीं है और करप्शन फैला जा रहा है, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि हो सकता है इसका भी वही अंजाम हो जो बाकी लैटिन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है।
अब यूनाइटेड स्टेट्स ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है ना कि अभी जितनी भी कंट्रीज ने अटेंड किया है, वो सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप से आइडियोलॉजिकली अलाइन करती हैं। जो ट्रंप की विचारधारा है, वैसी इनकी विचारधारा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, मतलब 4 दशक आप उठा के देखेंगे तो लैटिन अमेरिका में कभी आपको लेफ्ट विंग गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, जिसे हम पिंक वेव बोलते हैं, राइट विंग गवर्नमेंट ब्लू वेव बोलते हैं। अगर मान लीजिए आज तो ये कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी से प्रभावित है या अलाइन कर रही हैं, बट ऐसा हुआ कि लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स आ गई, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती, आपके साथ विचारधारा अलाइन ही नहीं करती, तब क्या होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो देखना होगा कि क्या ये जो कैप्टन अमेरिका की तरह जो शील्ड थी, जो प्रोटेक्ट कर रही थी हमारे प्लैनेट को, स्पेशली फिक्शनल कैरेक्टर है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की शील्ड ऑफ द अमेरिकाज वेस्टर्न हेमिस्फीयर को प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी, और कब तक चलेगी? हाँ, ठीक है, कैप्टन अमेरिका फिक्शनल कैरेक्टर थे और वो मॉरली और एथिकली राइट थे, और वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हम नहीं कह सकते, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर कुछ होता है तो फिर आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।